हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है जर्म थियोरी एंड अदर माइक्रोबियल डेवलपमेंट्स। तो वो पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज जर्म थियोरी। तो जर्म थियोरी स्टेट दैट सर्टेन डिसीजेस आर कॉज्ड बाय अ इन्वेंशन ऑफ द बॉडी बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म इज टू स्मॉल टू बी सीन एक्सेप्ट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो ये क्या जर्म थियोरी कहता है कि जो हमें डिसीज़ होती है, कोई भी डिसीज़ होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब बॉडी में एंटर होता है तभी होती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा कि हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो Agostino Bassi in 1835 was the first one to demonstrate that microorganisms cause disease, silkworm disease by fungi। तो जो Agostino Bassi था उसने 1835 में ये डेमोन्स्ट्रेट किया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसी की वजह से डिसीज़ होती है, मतलब उसने जर्म थियोरी को प्रूव किया था। और इन 1867 जॉन लिस्टर, फादर ऑफ एंटीबायोटिक सर्जरी, तो जॉन लिस्टर है उसे फादर ऑफ एंटीबायोटिक सर्जरी भी कहते हैं, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक प्रिंसिपल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। ही यूज्ड कार्बोनिक एसिड एज एंटीसेप्टिक। तो जो जॉन लिस्टर था उसने एंटीबायोटिक प्रिंसिपल का इंट्रोड्यूस किया सर्जिकल प्रैक्टिस में और उसने कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया एज अ एंटीसेप्टिक। चलिए अब हम रॉबर्ट कॉच के बारे में देखते हैं। The role of bacteria in causing anthrax disease was by the German physician 1843 to 1910. Anthrax caused by Bacillus anthracis। तो जो रॉबर्ट कॉच था उसने जो बैक्टीरिया का रोल था एंथ्रेक्स डिसीज़ में वो डिस्कवर किया था। और जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होता है वो बैसिलियस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के वजह से होता है। His criteria for providing causal relationship between a microorganism and a specific disease are known as Koch's postulate। तो जो ये रिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज़म और ये जो डिसीज़ के बीच में कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होता है तभी हमें डिसीज़ होती है, तो ये जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो रॉबर्ट कॉच ने ही प्रूव किया था। तो कॉच पोस्टुलेट भी बोलते हैं। तो अब हम कॉच पोस्टुलेट देखते हैं। तो पहला है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन वेरी केस ऑफ द डिसीज बट एब्सेंट फ्रॉम द हेल्दी होस्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट में प्रेजेंट एब्सेंट होने चाहिए, बट जो होस्ट डिसीज कर रहा है कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए, बट जो होस्ट है उसमें एब्सेंट होने चाहिए। तो the suscepted microorganism must be isolated and grown in a pure culture। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं उसे आइसोलेट करके ग्रोन करना चाहिए इन अ प्योर कल्चर। The same disease must result when the isolated microorganism is inoculated into a healthy host। तो जो होस्ट था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट था, तो अगर उसमें जो हमने कल्चर किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वही ऑर्गेनिज्म अगर हम हेल्दी होस्ट में इनोक्यूलेट मतलब हेल्दी होस्ट में एंटर कराए, तो जो डिसीज़ हमें ऊपर मिली थी वही डिसीज़ हमें हेल्दी होस्ट में भी मिलनी चाहिए। तो द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिसीज होस्ट। वही कि जो होस्ट को जो डिसीज़ लगी है वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें होस्ट में से मिलने चाहिए। तो नाउ ये हम अदर डेवलपमेंट्स देखेंगे। तो पहला है फैनी एल्सनियस हेजी। तो उसने द यूज़ ऑफ अगार एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया
तो उसने जो अगार है उसको कल्चर मीडिया में यूज़ किया था एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब जो सॉलिड हो जाता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड हो जाए उसे सॉलिडिफाइंग एजेंट बोलते हैं। द अगार हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। तो अगार के से बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि हम देखते हैं अगार इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय माई मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो अगार को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। And agar remains solid until temperature reaches about 98 degrees Celsius and मीडियम सॉलिडिफाइज एट अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस। तो जो अगार है वो 98 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड रह सकती है, और जब 44 डिग्री सेल्सियस रीच होता है तो ये जो अगार का मीडियम है वो सॉलिड होता है तब। एंड रिचर्ड पेट्री, so he discovered a petri dish for cultivation of bacteria. Then Edward Jenner, he used vaccination against smallpox in 1789. Then Elie Metchnikoff, he discovered the phagocytosis process and phagocytosis. Then Vinogradski and Bazarnik in Vinogradski in 1856 to 1953 and Bazarnik in 1851 to 1931. He showed the role of microorganism in carbon, nitrogen and sulfur cycle. Then John Lister, he obtained pure culture of bacteria by serial dilution. तो उसने प्योर कल्चर में से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑब्टेन किए बाय सीरियल डाइल्यूशन। देन पॉल एलिच इन 1881 स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया विथ मिथिलीन ब्लू। तो जो पॉल एलिच है उसने बैक्टीरिया को स्टेन किया था विथ मिथिलीन ब्लू। Then Hans Christian Graham in 1884 differential staining। तो जो हैन क्रिस्टल ग्राम है उसने डिफरेंशियल स्टेनिंग डेवलप किया था। Then Charles Chamberlain in 1884 invention of bacterial filters for sterilization of liquid, invention of autoclave। तो जो चार्ल्स चैम्बर है उसने जो लिक्विड मीडियम है उसको स्टरीलाइज कैसे करे उसका इन्वेंशन किया था, और ऑटोक्लेव का इन्वेंशन भी उसी ने किया था। देन इवानोव्स्की इन 1892 he observed filterable particles responsible for tobacco mosaic disease virus। तो इसने जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको ऑब्जर्व किया था पहली बार। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स इन 1928 एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम। तो उसने ये एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी किया था। So the 50 years from 1860 to 1910 marked by the work of Pasteur on alcohol fermentation to the death of Robert Koch is termed as the golden age of microbiology। तो जो पीरियड था 1860 to 1910 के बीच में, जिसमें जो पेस्चर का जो वर्क है अल्कोहल प्रोडक्शन से लेकर जो रॉबर्ट कॉच की डेथ है, वो दोनों के बीच का जो टाइम है उसे ही गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया है, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसको गोल्डन एज बोला गया है। So this was enough for today. The notes of this video will be available on our Instagram account, so do follow us there, and also like and subscribe to our channel for more such amazing videos. Thank you so much. Happy learning.